नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, कोई 57 साल पहले की कहानी है, लेकिन खुलासा कल का है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है कोटा, फेमस कोटा कोचिंग के लिए और राजस्थानी पत्थरों के लिए। कोटा जिले में एक थाना है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी में एक जो माइंस, ये पत्थरों की, जो जिनके लिए ये कोटा प्रसिद्ध है, पत्थरों की एक माइंस है सातल खेड़ी माइंस। सातल खेड़ी माइंस एरिया में, यहाँ जहाँ पर वो पत्थर निकाले जाते हैं, कोटा के पत्थर जो मशहूर पत्थर होते हैं, वहाँ 1968 में, 1968 में भवाना दर्जी नाम के एक सुपरवाइजर की, जो उस माइंस में काम करता था और माइंस में सुपरवाइजर था, उसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय यह हत्या हुई, बहुत ढेर सारे लोग वहां पर काम कर रहे थे, लेबर भी थे और दूसरे सुपरवाइजर भी थे, टेक्निकल लोग भी थे। फौरन उसे, उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से वार किया गया था, वो गिर पड़ा था, मूर्छित हो गया था। माइंस के बाकी लोग उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। घर वालों को सूचना गई, घर वाले आए और उन्होंने रामगंज मंडी थाने में एक एफआईआर लिखवाई हत्या की। मारने वाले का नाम सबको पता था, सबके सामने ये झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद सिर पर पत्थर मारकर उसने हत्या कर दी। मारने वाले का नाम था प्रभुनाथ। जिस माइंस में मृतक भवाना दर्जी सुपरवाइजर था, उसी माइंस में प्रभुलाल एक लेबर था, लेबर यानी मजदूर था। खैर, एफआईआर हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई, विवेचना शुरू हुई। पत्थर मारकर प्रभुनाथ वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बहुत दबिश दी, बहुत ढूंढा। पुलिस के पास कोई फोटोग्राफ उसकी नहीं थी, वो जमाना ही ऐसा था। फोटो अगर होती भी तो वही जो स्टूडियो के फोटोग्राफर हैं, जो रील वाली फोटो खींचते थे, वहीं से मिलती थी। बाकी आज के ज़माने में तो मोबाइल है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी कहीं न कहीं कोई न कोई फोटो न खींची हो। बहरहाल पुलिस के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। पुलिस 3 साल तक उसे अलग अलग जगहों पर ढूंढती रही, जहां सूचना मिली वहां गई। रिकॉर्ड्स में जो उसका नाम पता दिया हुआ था वो देखा गया। स्थानीय नाम पते पर वो रहा था, वहां से पता लगा वो निकल चुका है। उसके मूल पते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करके 1971 में उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया और उसके ऊपर इनाम रखवा दिया कि 25,000 रुपये का इनाम रखवा दिया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनको डिक्लेयर किया जाता है, उनका वारंट निकला रहता है। जब कभी भी वो मिलेंगे, जब कभी गिरफ्तार होंगे या जब कहीं उसके होने की सूचना होगी ऐसे अभियुक्त को, जो पीओ होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, वो उसी वारंट पर गिरफ्तार होगा और फिर न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा, उपस्थित कराया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। 2, 4, 6, 10 साल, 20 साल और धीरे धीरे 50 साल हो गए। शिकायत करने वालों का भी कुछ पता नहीं था और न ही इस हत्यारे का, इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कोई पता लगा प्रभुलाल की। तभी अचानक 2024 में कोटा जिले में एक एसपी आए, सुजीत शंकर एसपी कोटा प्रस्तुत हुए। थानों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, डिटेल्ड निरीक्षण हुआ। इंस्पेक्शन कहते हैं थानों का, इंस्पेक्शन एसपी करते हैं, सीओ करते हैं, एडिशनल एसपी करते हैं। सबका पीरियड फिक्स होता है, कोई महीने में एक बार करेगा, कोई 3 महीने में एक बार करेगा, कोई साल भर में एक बार करेगा। ये हर स्टेट की पुलिस का एक अपना कैलेंडर बना होता है। बहरहाल
जो एसपी साहब थे सुजीत शंकर, ये थाने पर आए, थाने का इंस्पेक्शन किया, पुराने केसेस के बारे में जानकारी की। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अक्सर पुराने केसेस के बारे में इंस्पेक्शन के समय वरिष्ठ अधिकारी उसका पता करते हैं, उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं, उसके लिए टीमें बनाते हैं, तब जाके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है। तो बहरहाल वहाँ थाने पर पहुँचने पर रिकॉर्ड्स देखते देखते उन्होंने पूछा कि भाई ये 57 साल हो गए इस अपराधी के फरार हुए, आखिर क्या पता लगा, जिंदा है कि मर गया। उस समय उसकी उम्र जो रिकॉर्ड्स के हिसाब थी 21 साल थी, तो 57 साल का मतलब 60-65 साल हो गया है कि नहीं है। अगर नहीं है, मृत्यु हो गई है, तो संबंधित ग्राम प्रधान या संबंधित नगर निगम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर इस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन को समाप्त किया जाए, फाइल बंद की जाए। जिस समय ये मुकदमा कायम हुआ था उस समय वो रामगंज मंडी थाना था। बाद में कुछ इलाका उसका अलग निकाल कर सुकेत थाना बन गया, और सुकेत थाना क्षेत्र में ही ये सातल खेड़ी माइंस पड़ती थी। तो लिहाजा ममाना दर्जी की इस हत्या के अपराध वाली पत्रावली सुकेत थाना ट्रांसफर हो गई। सुकेत थाना के जो थानाध्यक्ष थे छोटू लाल को एसपी ने सुजीत शंकर ने ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी है और आप इसमें टीम बनाकर और इसका पता करें कि आखिरकार ये कहाँ है अभी तक और क्यों नहीं हुआ है। खैर, और भी सुजीत शंकर के अलावा उसमें जो सीनियर अधिकारी थे उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि उसमें एसएचओ छोटू लाल की मदद की जाए, टीमें बनाई जाएं। खैर, फिर सिलसिलेवार तरीके से उसकी फिर से जांच शुरू हुई। छोटू लाल और उनकी टीम में मैंने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस में एक बहुत अच्छी बात है, किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो स्थानीय कांस्टेबल होते हैं, राजस्थान में उसी क्षेत्र या उसी के आसपास के कांस्टेबल रिक्रूट किए जाते हैं और वहीं उनकी पोस्टिंग हो जाती है। ये माना जाता है कि उन्हें क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी और उसी क्षेत्र के क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम के डाटा को कलेक्ट करने का काम वो किया करते हैं। तो एक उसमें जो सिपाही था धीरज गोला, उस सिपाही का नाम धीरज गोला था, और उसको छोटू लाल ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने यह काम दिया कि आप एक बार जो पत्रावली है, जो कागज़ पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी एफआईआर की कॉपी है, इन सब चीज़ों का एक बार से अध्ययन करके और कड़ी से कड़ी जोड़िए, कोशिश करिए कि ये पता लग जाए कि ये अभी भी जीवित है या फिर इस दुनिया में नहीं है। धीरज गोला ने सबसे पहले वो जो 57 साल पुरानी मर्डर की पत्रावली है उसको देखना शुरू किया। तो उसने ये देखा कि उसमें जो प्रभुलाल का नाम है वो लश्करी, उसमें उसका टाइटल लिखा हुआ है कि उसका नाम प्रभुलाल लश्करी था उसमें अपराधी वाले कॉलम में। बहरहाल धीरज गोला को यह पता लगा कि लश्करी समाज के लोग कोटा, बूंदी और झालावाड़ में रहते हैं। उसने अपने लोगों को एक्टिवेट किया और ये जानकारी शुरू की कि इन तीनों जिलों में लश्करी समाज से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम प्रभुलाल था कि नहीं था। तो मुखबिरों ने, अब चूंकि स्थानीय होते हैं सिपाही, उनके अपने कांटेक्ट होते हैं, कांटेक्ट से आगे बढ़ते बढ़ते उसको ये पता लगा कि प्रभुलाल नाम का व्यक्ति नैनवा, बूंदी जिले में, जहां लश्करी समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, नैनवा के एक मकान में किराए पर रहता था। खैर, धीरज गोला अपने और साथियों के पास नैनवा पहुंच गए। नैनवा में जब मकान मालिक से जानकारी जुटाई गई, जो यहाँ पता लगा कि फलां के मकान में प्रभुनाथ नाम का एक आदमी रहता था, तो वहाँ जब जानकारी जुटाई गई तो मकान मालिक ने बताया कि देखिए वो लश्करी समाज से नहीं था, मेरा नाम मैं लश्करी समाज से हूँ, मेरा मकान है और मेरे ही नाम को इस्तेमाल करके वो प्रभुलाल लश्करी लिखता था, जबकि वो लश्करी समाज से नहीं रहता था। तो
वहाँ ये जानकारी मिली, मकान मालिक ने बताया कि जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो हमारे यहाँ किराए पर रहता था, कि वो टोंक जिले के खतोला इलाके का रहने वाला है। अब देखिए, पुलिस को पहले लश्करी समाज से नैनवा गांव से वो मकान जिसमें वो किराए पर रहता था, फिर वो मकान मालिक जो उसका सरनेम लश्करी था, उसने बताया कि नहीं साहब लश्करी नहीं था, लेकिन जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से वो टोंक के खतोला इलाके का रहने वाला था। ये जानकारी इसलिए इनसफिशिएंट थी कि वो टोंक के खतोला में कहाँ का रहने वाला था, क्या उसका नंबर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहरहाल वो पहुंच गया टोंक के उस गांव में जहां इस तरह के लोग थे लश्करी समाज के, और जिसमें ये जानकारी इकट्ठा की गई कि टोंक कि वो प्रभुलाल नाम का आदमी यहाँ इस गांव में कौन है। तो बहरहाल पुलिस कर्मियों को भी उसने लगाया जो उस गांव की बीट देखते थे, और प्रभुलाल के परिवार की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा धीरज गोला और उसकी टीम। वहीं पर एक व्यक्ति उसको मिला जिसको इस परिवार के बारे में जानकारी हुई। उसने ये बताया कि ये 4 भाई थे प्रभुलाल, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई। 2 ही हैं, लेकिन वो प्रभुलाल किसी से संपर्क नहीं रखता है। बस इतनी सी बात है कि उसके नाम की 7 बीघा जमीन गांव में है। कभी कभार उसके लड़के आया करते हैं, वो कभी नहीं आया। बहरहाल फिर उसने कोशिश की कि उसके लड़कों का किसी का नंबर मिल जाए, तो फिर उसके पकड़े जाने की या उसके जिंदा या मृत होने की संभावना के बारे में पता कराया जाए। बहरहाल ये पता लग गया वहाँ पर कि उसके लड़के दिल्ली में रहते हैं, लेकिन फिर नंबर नहीं मिला। तो ये हुआ कि दिल्ली में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, बिना नंबर के ये पता लगेगा नहीं। तो फिर जब ये लड़के उसके यहाँ कभी कभार जो टैक्सेस होते हैं सरकार के, पानी के, फलाने के, ढिकाने के, या जिसको उसने जिससे वो बटाई पर काम कराता था, उसके थ्रू जानकारी करने की कोशिश की, तो ये पता लगा। और फिर ये जानकारी कोई देने को जब तैयार नहीं हुआ, तो धीरज ने पंचायत कर्मी, अपना पंचायत समिति का कर्मचारी होके फ़ोन करना शुरू किया उसके जानने वालों को कि देखिए उनको बताइए कि उन्होंने अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, और ये बात ग्राम पंचायत के अगेंस्ट जा रही है। उनसे कहिए कि कोई एक आदमी संपर्क करे और कम से कम 2 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको मिल सकता है, उसका लाभ ले लें तो इस परिवार को भी सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा। फिर जब ये लालच उसने दिया कि 2 सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिलना है, संपर्क कराइए, तो फिर किस तरह से मंगोलपुरी एरिया में एक्टिवेट हुए उसके एक बेटे का नंबर पुलिस को मिल गया। पुलिस ने CDR से उसकी लोकेशन निकाली और पता लगा मंगोलपुरी एरिया में है। जिससे बातचीत होती थी वो सब इकट्ठा होकर रात में 10 बजे के बाद उसी मंगोलपुरा एरिया में रहते थे। इसका साफ मतलब था कि वहीं ये मकान बनाकर रह रहे हैं। कोटा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और दिल्ली पुलिस के साथ एक दिन रेकी की अच्छे से कि कौन से पॉसिबल मकान हैं जिसमें प्रभुनाथ रहता होगा, क्योंकि जो उसके लड़के का नाम बताया गया था वो पुकारने वाला नाम बताया गया था, उस नाम से कोई उसके यहाँ नहीं था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की, दिल्ली पुलिस ने उन लोगों का सब प्रभुलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पर प्रेम सागर नाम का एक व्यक्ति रहता है। खैर पुलिस को अंदाज लग गया कि शायद ये जो हुलिया बताया गया उससे पुलिस हल्का हल्का, और 2 लड़कों के बारे में बताया गया जिसके लिए गांव में, टोंक का जो वो गांव था वहाँ पर खतोला में, वहाँ ये बताया गया था कि प्रभु के 2 लड़के हैं और प्रेम सागर के भी 2 लड़के बताए गए। तो पुलिस फिर उसके यहाँ धमक गई। फोटो कोई थी नहीं कि देख के बता दें कि हाँ ये तुम्हारी है कि नहीं है। बहरहाल इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद कि रहने वाले कहाँ का है, कितना भाई है, कितने बच्चे हैं, वो कब से यहाँ रह रहा है, कौन सा मूल गांव है, ये सब इकट्ठा करने के बाद
पुलिस ने उसके यहाँ रेड कर दी। तबीयत खराब थी, वो घर पर ही मिल गया और जैसे ही उसको बताया कि कोटा पुलिस आई है, उसने फौरन कह दिया कि हाँ साहब मैं समझ गया, मैंने हत्या की है। हत्या भवाना दर्जी की हत्या के बारे में उसने साफ साफ बता दिया कि फिर उसके बाद बताया कि मर्डर कैसे हुआ था। उसने कहा साहब भवाना दर्जी ने हमसे, हमारे पास साइकिल थी, भवाना दर्जी में ने हमसे 35 रुपए में वो साइकिल खरीद ली और ये कहा कि पैसा हम तुमको अगले महीने दे देंगे। 3 महीने तक जब उसने पैसा नहीं दिया तो उस दिन मैंने उससे कहा कि आज मैं तुमको घर नहीं जाने दूंगा, तुमको मेरा पैसा देना होगा। बातचीत कर ही रहा था वो, इसी बीच में भवाना दर्जी ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया, इस अभियुक्त के प्रभुलाल के। इसका सिर इसने अपना बचाव की मुद्रा में आई तो वो पत्थर उसके कंधे पर लग गया। लेकिन जैसे ही वो पत्थर कंधे पर लगा, उसने वही पत्थर उठाकर भागने लगा जब भवाना दर्जी, तो उसे पीछे से उसके सर पर मार दिया। वो पत्थर बिल्कुल सटीक सर पर लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तब तक और ढेर सारे मजदूर आए, उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। इसी बीच मैं मौका पाकर भाग आया दिल्ली, वहाँ से भाग के दिल्ली आया। दिल्ली में उसका सगा भाई और रिश्तेदार ठेकेदारी करते थे और मैं भी उन्हीं के साथ ठेकेदारी करने लगा। शुरू में उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो वहाँ से क्यों भाग आया या किस लिए यहाँ पर अब आकर रहने लगा है। उसने वहीं पर रहते शादी कर ली। वो करीब जब 28 साल का हुआ, 27 साल का, तो उसने शादी कर ली। उसके 2 बेटे हुए, देवेंद्र और योगेश। इन दोनों के बच्चों की भी, इन दोनों की शादी हो गई, देवेंद्र और योगेश के भी, और उनके बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए हैं। पुलिस ने पूछा कि भाई जब तुम मर्डर करके भागे थे तो तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि आज या कल? उसने कहा साहब मैंने कैलकुलेट कर लिया था, जब 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो मुझे अंदाज लग गया कि जो लोग भी इसकी जांच कर रहे होंगे वो या तो रिटायर हो गए होंगे या मर गए होंगे। अब किसी दूसरे के पास इस तरह की सूचना नहीं होगी, इसलिए हम निश्चिंत हो गए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने अपने घर में भी सारी बात बता दी, अपनी पत्नी को भी, अपने बच्चों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी, कि इस तरह से मुझसे एक गलती हुई थी और मैंने फलां व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसके बाद से मैं भाग आया हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि उसमें कौन सा मुकदमा लिखा गया, क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जब 50 साल हो गए तो हमारा परिवार भी निश्चिंत हो गया कि अब उसकी गिरफ्तारी कभी नहीं हो सकती। दिल्ली में उसने अपना अच्छा व्यापार जमा लिया और वहाँ पर वो A क्लास का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बनाने का ठेका उसको मिलने लगा। और अब उम्र होने के बाद, इतनी उम्र हो गई, करीब करीब 70-77 साल की उम्र में, अब थोड़ी सी तबीयत जब खराब हो गई तो वो घर में रहने लगा और उसका काम उसके दोनों बेटे देखने लगे। वो दोनों भी A क्लास के कॉन्ट्रैक्टर थे दिल्ली में। पुलिस से उसने भी ये पूछा कि साहब उसके फलाने बच्चे और फलानी पत्नी, उसका वो जानता था पूरी बात। तो पुलिस ने कहा साहब उनमें से किसी से हमारा कोई संपर्क अभी नहीं हुआ है, मृतक के घर वालों से किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अब जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो गई है तो हम उन लोगों से भी संपर्क करेंगे ताकि मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके। उसने पूछा साहब फाइल क्या बंद नहीं हुई थी कि आप लोग अभी तक उसकी विवेचना ही कर रहे थे, जांच ही कर रहे थे? अब कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार होने के नाते उसे तमाम बारीक जानकारियां पुलिसिंग की हो भी गई थी। इतने दिनों से 57 साल से फरार था और इसी तरह के लोगों का उसका साथ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी तुम्हारी फाइल पीओ फाइल हो गई थी। पीओ फाइल कभी बंद नहीं होती। लास्ट वारंट जो उसका कोर्ट इशू करता है वो जिस समय भी वो मिल जाएगा उसी समय वही वारंट काम करता है। बहरहाल धीरज गोला की इस मेहनत ने, जो एक कड़ी से शून्य से शुरू करके और 10 दिन में ही अभियुक्त की गिरफ्तारी उन्होंने कर ली, तो इसके लिए उनके एसपी ने, सुजीत शंकर ने, धीरज गोला और उसके साथ के 2 और कांस्टेबल्स को 5100 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। और सुकेत थाने के और जो लोग जिन्होंने इसमें मदद की थी उन्हें भी
पुरस्कृत किया गया। आज की घटना, देखिए ये कहावत है कि अगर पुलिस चाहे तो पाताल में से भी अपराधी को खोज कर निकाल लेती है। ये बड़ी फेमस कहावत है कि साहब अगर चाह ले पुलिस तो पाताल में भी होगा तो उसे निकाल लेगी। लेकिन 60 साल पहले कोई साधन नहीं था पुलिस के पास, मोबाइल आए नहीं थे, अपराधियों की फोटो मिलनी बहुत मुश्किल होती थी। अगर अपराधी की फोटो किसी वजह से किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने खींची है, जैसे किसी शादी में, ब्याह में, उसकी अपनी शादी में, तब मिल जाए तो मिल जाए, वो भी जल्दी नहीं मिलती थी। फोटोग्राफ्स उन्हीं की थानों में या रिकॉर्ड में उपलब्ध होती थी जो एक बार पुलिस में गिरफ्तार हो चुके होते थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ब्लैक एंड व्हाइट की एक फोटो होती थी, पेट में ऐसे स्लेट दोनों हाथ में लेके वो आदमी खड़ा होता था। उस आदमी का उसमें नाम, पिता का नाम, रहने की जगह और वो अपराध संख्या जिसमें वो गिरफ्तार हुआ है वो खींच ली जाती थी। किसी स्टूडियो वाले से उस थाने वाले का कांटेक्ट रहता था, चाहे वो ऐसे ही आपसदारी में आके खींच ले या फिर पुलिस वाले उसे पैसा दें। वो आता था, फोटो खींचता था और 3-4 दिन बाद उसको धुलने के लिए भेजा जाता था, दूर से धुल के आती थी। तो 3-4 दिन बाद वो फोटो और उसका नेगेटिव, पहले रील हुआ करती थी, जो नई जनरेशन है उस रील के नेगेटिव के बारे में शायद ही उसे कोई जानकारी हो। पुराने जितनी भी, जैसे अगर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले किसी की शादी हुई है घर में, तो वो फोटोग्राफर उसकी फोटो की एक एल्बम दे देगा, साथ में एक लिफाफे में वो सारी की सारी जो नेगेटिव्स होते थे वो भी देता था कि आपको अगर कभी दूसरी फोटो बनवानी हो तो उसी नेगेटिव से वो फोटो बनवा दी जाएगी। तो विदाउट फेल जो भी उस अपराधी की फोटो खींचता था फोटोग्राफर, वो एक लिफाफे में उसकी कैंची से काटी हुई उस नेगेटिव, उस पोर्शन की, और जो फोटो खींची गई थी उसकी 3-4 प्रतियां वो थाने को पहुंचा दिया करते थे। इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। अभी मैं आपको कम्युनिटी में ऐसे उदाहरण के लिए पुरानी 3-4 फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो बच्चों के लिखने वाली जो स्लेट होती थी जिस पे चौक से लिखा जाता था, हर थाने में वो स्लेट रहा करती थी और उसी स्लेट पर आप वो लिख देते थे सब इंस्पेक्टर, उसका नाम, पिता का नाम, और वही लेके वो फोटोग्राफर के सामने खड़ा होता था और वही फोटो सब जगह, रिकॉर्ड्स में भी, सूचना पट पर भी वही फोटो लगाई जाती थी। बाद में किसी अपराध में नाम आता था तो फिर फोटो संबंधित थाना, जिस थाने में अपराध होता था, उसको दे देता था। लेकिन अगर कोई अपराधी जो पहली बार पकड़ा गया है, पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उसकी फोटो होने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत पुलिस प्रयास करे तो शायद शादी ब्याह की किसी फोटो में उसकी फोटो मिल जाए, डेवलप करा लिया जाए। डेवलप कराने का भी तरीका, आज जो आप फोटो खींचते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, उसमें चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, काट लीजिए, छांट लीजिए, रोटेट कर लीजिए, जो मर्जी हो कर लीजिए। 100 फोटो खींचिए, 1 मिनट में डिलीट कर दीजिए, फिर पूरा स्पेस खाली है फिर खींचिए। पहले ऐसा नहीं था। लोग रील खराब नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक इवेंट की एक फ़ोटो खींचते थे, ज़्यादा रील्स खराब नहीं करते थे, क्योंकि जो जिसके लिए फ़ोटो बनानी है वो एक फ़ोटो का ही पैसा देगा। उसी तरह की 4 फोटो का, जिसमें 4 रील्स के 4 पार्ट खराब हुए हैं, उसका पैसा वो कभी नहीं देता था। तो लिहाजा एक ही फ़ोटो, इसीलिए उस ज़माने में जब रील से फ़ोटो खिंचाती थी, शादी वादी में आप चिल्लाते रह जाइए कि इधर भी फ़ोटो खींच लो, उधर भी, वो कभी नहीं खींचते थे। उन्हें इवेंट्स की फ़ोटो गिनती में खींचनी होती थी और गिनती का ही उन्हें पैसा लगता था, पैसा मिलता था। इसलिए प्रभुलाल के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसकी कोई फ़ोटो कहीं उपलब्ध नहीं थी। लेकिन पुलिस ने, इस कांस्टेबल सुधीर गोला ने सिलसिलेवार तरीके से पता करने की कोशिश की, कड़ी से कड़ी मिलाई और वो प्रभुलाल तक पुलिस पहुंच गई। नाती पोतों वाले इस फरार अपराधी और उसका परिवार ये घटना को भूल गया था कि अब तो सवाल ही नहीं है कि पुलिस हम तक पहुंचे या पुलिस हमारे पास तक आए। लेकिन आप ये भी जानते हैं, एक दूसरी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हजार हजार मील तक वो हाथ पहुंचकर गर्दन पर हाथ लग जाता है।
और आज भी वही हुआ। 57 साल बाद भी कानून के हाथ प्रभुलाल के गर्दन तक पहुंच गए। इसलिए ये सच है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।